गुड आफ्टरनून मोहित, गुड आफ्टरनून हिमांशी। हाँ जी बच्चे, गुड हमने आफ्टरनून। हाँ जी अब हमने करना है, इसकी रिवीजन करनी है। पाठ जो दो बैलों की कथा, इसके प्रश्न उत्तर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये पहले करा था शुरू में चैप्टर, उस समय कई बच्चे नहीं थे तो इसलिए इस चैप्टर को हम इस पाठ को दोबारा से करते हैं। दो बैलों की कथा, प्रेमचंद जी ने लिखा है इसको। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। इसके प्रश्न उत्तर हिमांशी पढ़िए। पहला प्रश्न, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? प्रश्न 1, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, काजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय उनकी नीलामी भी की जाती है। वहां निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पहला, पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता रहे। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए। तीसरा, आवारा उत्पाद मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। हाँ जी, काजी हाउस क्या होता है? जहां पर पशुओं को बांध करके रखा जाता है, जो लवारिस पशु होते हैं, जिनका एक तो होते हैं ना पाले हुए तो रहते हैं घर में। ठीक है, पाले हुए जो होते हैं वो तो घरों में रखते हैं लोग, लेकिन जो किसी ना तो दूध देते हैं, गलियों में घूमते हैं, जिनका कोई नहीं होता मतलब कि उनकी देखभाल करने वाला, तो उन पशुओं को जो है सरकार कहाँ रखती है? अपने वो बनाए होते हैं पशुओं के उन्होंने, उसे कहा जाता है काजी हाउस। तो काजी हाउस में जो पशु रखे जाते थे उनकी हाजिरी क्यों ली जाती होगी? काजी हाउस में जो पशु रखे थे वो लवारिस होते हैं। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है, समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती है। ठीक है, तो वहां निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पहला, पशुओं की संख्या का पता चल सके कि उनकी काउंटिंग कितनी है। ठीक है, कितने पशु हैं वहां पर। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी की कोई उनमें से बीमार है और उनकी पहचान रखने के लिए। तीसरा, आवारा और उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखा जाता था, इसलिए कि उनको अलग रखा जाए, उनकी सेहत जिनकी ठीक ठाक है उसकी पहचान करने के लिए और उनकी संख्या का पता लगाने के लिए जानकारी ली जाती होगी। फिर है, काजी उसमें था ना कि पशुओं को रखा जाता था और वहीं से शुरू हुई थी दो बैलों की कथा। एक हीरा और जो मोती थे, उनकी कहानी शुरू हुई थी। तो उनको भी काजी हाउस में बांध दिया गया था जब वो उनका घर छोड़ करके जो भाग गए थे गया का। फिर दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? छोटी बच्ची थी जहां पर, अब स्टोरी आप जो कहानी है वो आपने पढ़ी है तो आपको ये समझ आ जाएगा क्या था स्टोरी में। कि जो गया जूरी के जो बैल थे उसको गया ले गया था, बच्ची के फूफा थे वो गया, वो ले गए थे उसको तो अपने घर। तो उसकी मजबूरी थी उनको बेचना। गया था जो उन पर अत्याचार करता था, जूरी की मजबूरी थी उनको, उसके पास नहीं था उनको पालने का, खाने पिलाने का, मतलब कि साधन नहीं था उसके पास। तो उसने गया को वो बैल दे दिए थे। अब गया जब ले गया था उन बैलों को, उसमें क्या हुआ कि गया था जो वो अत्याचार करता था, वहां एक छोटी बच्ची थी उसकी, वो जो गया था उसकी फूफा थी उस बच्ची की, वो बैलों पर अत्याचार करते थे। और छोटी बच्ची थी जो वो बैलों से प्रेम करती थी, वो उसके मन में प्रेम क्यों उमड़ा बैलों के लिए? छोटी बच्ची की जो माँ थी वो मर चुकी थी और छोटी बच्ची सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी इसलिए वो अपने फूफा के घर में रह रही थी, गया के घर में। अब बच्चों ने पाठ पढ़ा होगा तो समझ आएंगे ये प्रश्न उत्तर। उसके लिए पहले आपको कहानी पता होनी चाहिए। हीरा और मोती थे जो, वो जूरी के बैल थे, लेकिन जब जूरी के बैल गया ले गया तो वहां पर वो उसका जो बिछड़ने का गम दुख था वो सहन नहीं कर सके।
मैम कल कल से तो मैम जो है ना मीना मैम का टाइम, तो बच्चे वेट करना जरा, जो मीना मैम का कि जो गया था वो बच्चों को गया था जो वो बैलों पर अत्याचार करता था, खाने को भी नहीं देता था उनके उनके लिए, और काम भी उनसे बहुत करवाता था, मारता पीटता था। तो वो दोनों वहां से भाग गए, दोनों बैल। जब दोनों बैल वहां से भाग गए तो एक बार तो वो दोनों में दोस्ती बहुत थी, हीरा और मोती में, ठीक है। दोनों वहां से भाग गए, वो भागते भागते वो जो है मटर के खेत में पहुंच गए। वहां पर मटर खाने लगे खेत में, तो खेत का मालिक आ गया, उसने उसको डंडों से पीटा, ठीक है। जब फिर वहां से भागकर निकले वो दोनों, एक को पीटा तो दूसरा जो है वापस आ गया, वो भी जो उसको लेकर के ही निकला। फिर जब वहां बंधे हुए थे, काजी हाउस में बंधे हुए थे, तो हीरा तो भाग गया था, तो मोती जो है बंधा हुआ था। तो वो हीरा है जो उसको जब तक वो खुला नहीं, ठीक है, तो उन्होंने दीवार तोड़ी मिल करके, उसको साथ ही लेके गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक सांड मिल गया उनको रास्ते में, तो दोनों ने उसका मिल करके मुकाबला किया। तो दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, दोनों के अंदर। दोनों आपस में क्या करते थे, जो है एक दूसरे का मिल करके साथ देते थे। अब जो गया था उनको मारता पीटता था, खाने को देता नहीं था। तो गया के घर में एक छोटी बच्ची रहती थी, गया बच्ची का फूफा था। तो वो छोटी बच्ची जो है उसकी माँ नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे ही जो हीरा और मोती थे वो भी झूरी के बहुत मतलब कि क्लोज थे, बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो वो भी आगे अब गया के पास आ गए, तो उनको भी बहुत दुख हो रहा था। उसके बाद जो है बच्ची की माँ तो मर चुकी थी, सौतेलेपन का दर्द समझती थी, सौतेले दो मात्राएं लगती हैं इसमें, सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी। वह माँ के भी छोड़ने का दर्द भी जानती थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और सौतेलापन था, बुआ और फूफा के घर रहती थी, तो वो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उसे लगा वे भी उसी की तरह अभागे हैं, मतलब वो भी जो है बदकिस्मत है, अपने मालिक से दूर है, क्योंकि उनका मालिक तो झूरी था। तो जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार हीरा मोती के साथ भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, उनको पूरा खाना नहीं दिया जा रहा था। इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। वे सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, माँ से भी छुड़ने का दर्द जानती थी। उसके लगा ये भी मेरी तरह ही है, अपने मालिक से दूर है धूरी से, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे, धूरी उनका बहुत ख्याल रखता था। उसको मजबूरी में गया को वो बैल देने पड़े। ऐसी छोटी बच्ची है जो उसकी सौतेली माँ भी उसको खाना नहीं देती थी। इस प्रकार हीरा मोती के साथ भी वैसा व्यवहार होता था जैसा उस बच्ची के साथ होता था। इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। ठीक है, समझ आया?
कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? वो इसलिए उमड़ आया क्योंकि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और सौतेलेपन का दर्द वो समझ रही थी। ठीक है, इसलिए माँ के बिछड़ने का उसको दर्द समझ आ रहा था। उसको लगा कि जो बैल हैं वो भी अपने मालिक से दूर हैं, वो भी मेरी जैसे हैं, उनके भी जो अपना मालिक है नहीं, तो ये जो दूसरा मालिक है ये भी उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। जैसे उसकी माँ नहीं थी और उसकी जो बुआ और फूफा थे उसके साथ जो है बुरा व्यवहार करते थे, इसलिए वो उनको समझती थी कि इनको भी मेरी तरह से दुख हो। फिर अगला है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य समझाएंगे, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज बताएगी। ठीक है, चलिए ये नैना पढ़िए ये प्रश्न। नैना जी मैम। पढ़िए बेटे तीसरा प्रश्न, कहानी तीसरा और चौथा, कहानी में बैलों के माध्यम से। हाँ। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर के आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला, एकता में शक्ति होती है, अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। दूसरा, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता है। तीसरा, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। चौथा, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथा, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वाभाविकता विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति ऋण अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की ही दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता नहीं। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? पहले तीसरा प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन से नीति विषयक मूल्य समझ कर सामने आए हैं। नीति विषयक मूल्य का मतलब है कि कौन कौन सी वैल्यूज बताई हैं उसने हमें इस कहानी दो बैलों की कथा के माध्यम से। पहले उसने बताई है कि एकता में शक्ति होती है। ठीक है, अपने साथ साथ दूसरों का भी हित सोचना चाहिए, क्योंकि हीरा और मोती ने एकता दिखाई इसलिए वो जो है अपने मालिक के पास पहुंच गए थे। फिर दूसरा कि दूसरों का भी अपना, सिर्फ अपना ही हित नहीं सोचना चाहिए, अपनी भलाई नहीं सोचनी चाहिए, दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ता। सच्चा मित्र क्या होता है? किसी भी स्थिति में जो है आपका साथ नहीं छोड़ता अगर वो सच्चा है। तीसरा, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य लोगों की भलाई में योगदान देना चाहिए। अन्य वर्ग के लोगों को, अगर कोई संपन्न है उसके पास सहूलतें हैं तो उसको दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, सबको आजाद रहना पसंद है। ठीक है, मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नंबर 1 क्या है कि एकता में शक्ति होती है, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचना चाहिए। मित्र, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ता। ठीक है, और दूसरा, जो सुखी और संपन्न लोग हैं वो भी, उनको भी दूसरे लोगों का भलाई में योगदान देना चाहिए। हाँ जी, ये उनको भी दूसरे लोगों का जो है योगदान, उनकी भलाई में, दूसरों की भलाई में भी योगदान देना चाहिए। अब ये जो बच्चे क्लास नहीं लगा रहे हैं ना, मैंने जो होमवर्क नहीं भेज रहे, क्लास नहीं लगा रही, मैंने असेसमेंट के नंबर नहीं लगाने उनके। फिर है
आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट तैयार करने, बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब सभी को आजादी प्यारी है, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है, ठीक है, चाहे मनुष्य है, कोई भी बंद करके रहना नहीं चाहता। पशु भी जो है बंद करके रहना नहीं चाहते। सबको अपनी आजादी प्यारी होती है। अगर कोई प्यार से रखता है, ठीक है, तो वो आराम से रह लेंगे। अगर कोई मारता पीटता है और खाने को नहीं देता, तो कोई जो पशु है वो बंद कर रहना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये मूल्य इस कहानी के माध्यम से उन्होंने समझाए हैं। एकता में शक्ति होती है, दूसरों का भी भला सोचना चाहिए, अपनी भलाई के साथ साथ सच्चा मित्र होता है जो वो मुसीबत में कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर हम सुखी संपन्न लोग हैं तो हमें भी लोगों की भलाई में योगदान देना चाहिए। और आजादी सबको प्यारी है। हर कोई हर कोई आजादी के लिए जो है संघर्ष करता है। तो हर एक को क्या करना चाहिए, अपनी आजादी के लिए अगर कष्ट उठाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर है प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद। गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसे रूढ़ अर्थात मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। आमतौर पर गधे को क्या कहा जाता है? मूर्ख किसको कहते हैं हम? जो गधा, जिसका जो दिमाग अगर कम है या मूर्ख है कोई, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? खुशप्रीत, क्या बोल देते हैं उसको? क्या बोल देते हैं? मोहित, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, क्या बोलते हैं उसको? गधा बोल देते हैं हम। ठीक है, अगर कोई मूर्ख होता है या कोई ऐसा बेवकूफी वाला काम करता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? गधा। तो गधे का अर्थ क्या समझा जाता है? मूर्ख। हम मतलब कि हमारी परंपरा में यही चला आ रहा है, जो गधा होता है उसको हम रूढ़ या मूर्ख बोल देते हैं। ठीक है, अब ये किस नए अर्थ की ओर संकेत कर रहा है? अब कहानी में प्रेमचंद ने इस मूर्ख शब्द का नहीं प्रयोग किया गधे के लिए, उसने एक नए शब्द का नया अर्थ बताया। क्या अर्थ बताया उसने? आप पढ़ते हैं इसको। गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण, सीधे स्वभाव के कारण उसको मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, उसके स्वभाव में सहनशीलता देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। हम उसके दिमाग को देखते हैं, उसकी सहनशीलता के कारण उसको मूर्ख कहा जाता है। लेकिन लेखक ने कहा है कि वो सीधा है, सरल है बेचारा। ठीक है, तो उसको जिस तरफ भी लगा दो वो चल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर उसने नया अर्थ बताया है कि जैसे उसके सद्गुणों की तरफ ध्यान दिया है, कि जैसे उसका इतना अनादर होता है और कहीं उसका इतना और कहीं जो है अनादर नहीं किया जाता इस चीज का। सीधेपन के कारण बेचारा जो है संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। उसका कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान को इतना सीधा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है सीधापन उसके गुण समझने चाहिए। सीधा होना उसके गुणों के कारण, उसके गुणों में उसको गिनना चाहिए, ना कि उसकी मूर्खता में गिनना चाहिए। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे हमारे ऋषि मुनि हैं, वो भी तो शांत होते हैं, सीधे सरल स्वभाव के होते हैं। तो उन्होंने जो गधा है उसकी तुलना किसके साथ कर दी? हमारे ऋषि मुनियों के साथ। वो भी तो सीधे सरल स्वभाव वाले होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। ठीक है, और इन गुणों के कारण उन्होंने गधे को क्या कहा है कि वो सिर्फ सीधा है, और उसके लिए मूर्खता जो है प्रदर्शित करना, मूर्ख कहना उसको सही नहीं है। उसको मूर्ख कहना सही नहीं है। जो उनका उसके स्वभाव के कारण उसको सीधापन है उसका, वो मूर्खता की तरफ नहीं संकेत करता, बल्कि वो ऋषि मुनियों की तरह आदर की लायक है। ठीक है, तो सद्गुणों को, ऐसे सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। प्रेमचंद कहते हैं इतना सीधा होना संसार के लिए तो सही नहीं है। तो इसी सीधेपन की दुर्दशा हो रही है, जो कि उसको मूर्ख कहा जा रहा है।
मतलब उसको मूर्ख कहा जाता था, लेकिन किसी के सीधेपन के कारण उसको मूर्ख नहीं समझना चाहिए। फिर अगला ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हिमांशी पढ़ो। हाँ जी हिमांशी पढ़िए ये प्रश्न। चलिए खुशप्रीत आप पढ़िए। पढ़िए बच्चे। या हाँ जी पढ़िए खुशप्रीत। किन हम्म किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे, 1. दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और सीधे साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों की कांजी होश में बांदी बनाई गई। कांजी होश की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। हाँ जी अब इसमें देखो आपने क्या क्या गलत पढ़ा, मतलब कांजी कांजी हाउस हाउस ठीक है, फिर है दड़ियल दड़ियल, फिर यहाँ पर है कि नांद, ये क्या है नांद, और फिर उसके बाद क्या है, हाँ बस ये। अब देखिए कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दो बैलों की कथा पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। गहरी गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती थी। पहला, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिलाकर चलते थे। उस समय हर एक की चेष्टा, चेष्टा मतलब क्या होता है कोशिश, हर एक की चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। जब दोनों को बैलों को हल में लगाया जाता था तो कोशिश करते थे कि एक दूसरे के दोस्त थे, इसलिए चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा भार मैं उठाऊं, तो इसलिए दोनों ये इस तरह से अपनी दोस्ती दिखाते थे कि ज्यादा भार मेरे कंधों पर है। दूसरा, दिन भर के बाद दोपहर हो या शाम हो दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। मतलब कि जो जानवर होता है उसको जख्म हो जाए, चोट लग जाए, किसी तरह की उसके प्रॉब्लम हो जाए, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, उनके लार्वा जो होता है ना थूक में, उनमें ऐसी चीज होती है जो उनके जख्मों को ठीक कर देती है या उनकी थकान को मिटा देती है। वो इस तरह से प्यार दिखाते हैं अपना, तो दोनों चाट चूट कर एक दूसरे को अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद होता है कि जिसमें पशुओं के लिए चारा डाला जाता है, वो बनी होती है, उनको खाना डालने की जगह बनी होती है, उसे कहते हैं नांद। उसमें भूसा पड़ जाने, भूसा क्या होता है जानवरों का, पशुओं का खाना पड़ जाने के बाद दोनों ही साथ साथ उठते थे। क्या करते थे, दोनों ही साथ साथ उठते थे और साथ ही नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते, मतलब दोनों इकट्ठे ही खाना खाते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, दोनों मतलब साथ ही खाना खाते थे, साथ ही बैठते थे, साथ ही उठते थे और एक दूसरे की
थकान मिटा देती थी। फिर मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर, ये मैंने अभी आपको बताई थी ना एक स्टोरी, मटर के खेत में चले गए, वो मोती पकड़ा गया तो हीरा भाग गया था, लेकिन हीरा भी वापस आ गया। दोनों ही काजी हौस में बंदी बनाए गए। काजी हौस की दीवार टूट जाने पर दोनों ही साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला करते हैं। दड़ियल कौन है? जो सांड है, और एक जो उनको हाँ रास्ते में मिला था, उनका मुकाबला भी दोनों ने साथ ही किया। ठीक है, अब पहला क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा बोझ उठाते थे कि मेरे कंधों पर ज्यादा बोझ हो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, दोपहर के समय जब खुलते थे तो एक दूसरे को डांट कर अपनी थकान मिटाते थे, और खाना भी जो है भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही खाना खाते और साथ ही उठते और साथ ही बैठते थे। एक भूसे से मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तीसरा, मटर खाते समय पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया। दोनों ही काजी हौस में बंदी बनाए गए, मतलब मोती पकड़ा गया, जब मटर खा रहे थे हीरा भाग गया था, लेकिन हीरा ये नहीं कि भाग गया, वो मोती के पकड़े जाने पर वापस आ गया। दोनों को पकड़ लिया फिर उसने, काजी हौस वालों ने। काजी हौस की दीवार टूटने पर दोनों ही साथ भागे और दोनों ने दड़ियल का मुकाबला किया। ठीक है, समझ आई है? ये वाला प्रश्न समझ आ गया सबको? हाँ जी। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा है प्रेमचंद का? जब उन्होंने ये कहानी लिखी दो बैलों की कथा, तो उस समय स्त्री के बारे में क्या सोच रहे थे, उनके विचार स्त्री जात के बारे में क्या थे? चलिए पढ़िए खुशप्रीत ये वाला प्रश्न। हाँ जी, पढ़ रहे हो खुशप्रीत? लेकिन औरत, पढ़िए। यस मैम यस। हाँ जी। लेकिन औरत जात सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन में माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हाँ जी। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज की स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रति प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी, लेकिन नारियों के सम्मान के पक्षधर थे। वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। हाँ जी, इस प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में ये पूछा है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, कैसा उनके साथ व्यवहार होता था, क्या समझा जाता था, उनके बारे में क्या सोचा जाता था। तो हीरा के कथन से यह पता चलता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति है जो अच्छी नहीं थी। उनकी स्थिति क्या थी? अच्छी नहीं थी। तो समाज में स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। दुर्व्यवहार क्या होता है? बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें शारीरिक यातनाएं मतलब प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता था। ठीक है, और पुरुषों द्वारा शोषित किया जाता था, पुरुष भी उन पर अत्याचार करते थे। समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। नियम बनता था ये स्पेशल कि पुरुष उन्हें मारे ना, लेकिन स्थिति ऐसी थी वो उसको मारते थे, यातनाएं देते थे। स्त्रियों की स्थिति जो बुरी थी, उनको पर्दे में भी रहना पड़ता था कई जगह। ठीक है,
और मारा जाता था उनको, उनकी ना उनसे उनसे जो है सलाह मशवरा तो क्या करना उनसे, उनको शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। मतलब कि जो समाज सोशल है, सभ्य समाज है, जो सामाजिक मान्यताओं को मानता है, ऐसे गुण थे उनके अंदर। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है। जो असभ्य लोग हैं, जिनको समझ नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनमें अच्छे गुण नहीं है, तो ऐसे समाज में असभ्य समाज कहा जाता है उनको। स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी, स्त्रियों को तंग किया जाता रहता था। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे। लेखक क्या था? वो नारियों का सम्मान करने के पक्ष में थे। वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर हैं। वे स्त्रियों और पुरुषों को समान हक देने के पक्षधर थे कि स्त्री जो हक पुरुष को है वही हक स्त्री को मिलने चाहिए, जो सम्मान पुरुष को मिलता है वही सम्मान स्त्री को मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें प्रेमचंद है जो उनका जो है स्त्री के प्रति दृष्टिकोण जो है वो ये बताता है कि उस समय स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, बुरा व्यवहार किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी, पुरुषों द्वारा शोषित किया जाता था, उनको शारीरिक दंड भी देते थे, नियम बनाए जाने पड़े कि स्त्रियों को प्रताड़ित ना करें, मारे ना, दंड ना दे। पर लेखक है जो वो उनके विचार थे कि पुरुष और स्त्री हैं जो समान हैं, दोनों को समान हक मिलने चाहिए। स्त्रियों और जो पुरुषों को हक मिलते हैं, जो पुरुषों को सम्मान मिलता है वही हक स्त्रियों को मिलना चाहिए, वही सम्मान पुरुषों को मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आए बच्चों? बताइए समझ आए यहाँ तक? 6 प्रश्न बोलिए बच्चे। नैना, मोहित, मोहित बोलो बेटे, खुशप्रीत, हिमांशी। अब हम अगले प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए जी, गुड आफ्टरनून बेटे।